हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा यहाँ पे मैं एक गुड न्यूज़ आपको देने आया हूँ और गुड न्यूज़ है हमारी सी एस डबल ई टी के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो कि हमारा पेपर नंबर 2 है, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इस पेपर की मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूंगा। और जो मेरा चैनल है राजेश नेगी क्लासेस, उसके अंदर मैं ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डालता रहूंगा। आप सभी को नॉलेज होगी इसी की कि सी एस डबल ई टी ICSI ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और अगर स्टूडेंट आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है इसके डिटेल डिस्कशन के लिए, वहां से आप डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो आपका पेपर लेने वाला हूँ, लीगल एप्टीट्यूड का मैं पेपर यहाँ पे लूंगा और लॉजिकल रीजनिंग आपको दूसरे फैकल्टी कराएंगे, वो आपको लॉजिकल रीजनिंग का पेपर करवाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, मैं आपको अपने पेपर में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग लीगल एप्टीट्यूड जो कि हमारा लॉ का पेपर है, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारा पेपर है वो 50 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रखा गया है। तो 50 मार्क्स का ये पेपर है हमारा। और बच्चे का अगला ही क्वेश्चन होता है कि सर जो एग्जाम होगा क्या वो MCQ पैटर्न में होगा। तो बेटा चारों ही पेपर MCQ पैटर्न के अंदर है। बाकी हमारी एक वीडियो बनी हुई है पूरी डिटेल डिस्कशन के अंदर, आप वो वीडियो देख सकते हो। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप मेरे नंबर पे, ये मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूँ, लीगल एप्टीट्यूड की, जो कि लॉ का पेपर है आपका। और ये पेपर आपका मैं लेने वाला हूँ। तो इसके अंदर अगर मैं आपको आगे डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मैं बोलूं तो 15 MCQ क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का एक MCQ क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स ये आपके टोटल हो गए। उसके बाद स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स ईच होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये हो गया आपका जी 20 मार्क्स। तो टोटल जो आपका हो गया वो 50 मार्क्स का पेपर हो गया। वैसे चारों ही पेपर आपके CSEE के अंदर आपके 4 पेपर हैं और चारों ही पेपर आपके 50-50 मार्क्स के हैं। यहाँ पे जो पेपर मैं डील करने वाला हूँ वो पेपर है लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का, जिसके अंदर मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड मतलब कि मैं लॉ का पेपर आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं बात करूं पूरे पेपर की, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिला के यहाँ पे 50 नंबर का पेपर है MCQ का, जिसमें से 15 क्वेश्चन वो आएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, टोटल 30 मार्क्स का होगा आपका। और उसके बाद 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो ये 20 MCQ क्वेश्चन जो होंगे ये 1 मार्क्स ईच होंगे, तो ये 20 मार्क्स हो गया। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो आप लॉ का पेपर यहाँ पे पढ़ाओगे, लीगल एप्टीट्यूड का पेपर जो आप यहाँ पे पढ़ाओगे 50 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे उसमें कितने मार्क्स का आएगा, मतलब कि लीगल एप्टीट्यूड यहाँ पे कितने मार्क्स का आने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि लीगल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम के अंदर। अब स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो ICSI आपको पता है आपको लॉ ज्यादा पढ़ाने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% जो वेटेज होगी वो इसकी होगी और लॉजिकल जो रीजनिंग होगा वो 40% का होगा। तो मुझे ऐसा लगता है 30 मार्क्स का ये आएगा। और ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ। और 20 मार्क्स का आपका ये आ जाएगा, तो टोटल आपका 50 मार्क्स हो जाएगा। बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपनी तैयारी करो। अब अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड के अंदर फुल मार्क्स लेने हैं या आपको किसी भी पेपर के अंदर फुल मार्क्स लेने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड के अंदर क्या कराने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो ICSI ने आपको मॉड्यूल दिया है, जो ICSI ने आपको मॉड्यूल दिया है वो पूरा मॉड्यूल मैं यहाँ पे कवर करा के चलूंगा सबसे पहले, क्योंकि स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फैकल्टी हमें क्या क्या कराएगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे आज की क्लास के अंदर मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, हर टॉपिक जो भी मैं आपको टॉपिक यहाँ पे करवाऊंगा, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको MCQ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो टॉपिक के साथ साथ मैं MCQ क्वेश्चन बताऊंगा। इससे क्या होगा
कि आपको जो टॉपिक आपको करवाया गया है उसकी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो आपको कितना समझ में आया। तीसरी चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने। तो आप लोग जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सारे बच्चों को क्या करना है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं यहाँ पे। चौथी चीज स्टूडेंट आपको यहाँ पे रिवीजन करनी है, जो भी हम यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसकी आप लोग रिवीजन करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप किया करूंगा, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया करूंगा। और मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा सेपरेटली। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ उसके लिए मैं सेपरेटली स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स में यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ। प्लस मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट कराने के बाद आपको पूरा जो मेरा पेपर है लीगल एप्टीट्यूड का, उसकी पूरी एक रिवीजन मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो मैं आपकी तैयारी इस तरीके से करवा दूंगा कि आपके फुल मार्क्स, मेरे पेपर के अंदर आपके फुल मार्क्स आने वाले, और लास्ट में मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा, तो आपका टेस्ट भी हुआ करेगा। ठीक है जी, तो मेरे सब्जेक्ट को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। तो हम लोग अपना लॉ का पेपर, लीगल एप्टीट्यूड का पेपर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर स्टूडेंट में बात करूं, जो हमारा पेपर नंबर 2 है यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस अपना देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस आईसीएसआई ने किस तरीके से डिजाइन किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे एक लॉ नहीं पढ़ना, एक से ज्यादा हमें यहाँ पे लॉस पढ़ने, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉ नहीं लिखा, मैंने लॉस लिखा हुआ है। और स्टूडेंट में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बेसिक चीजें बताऊंगा आपको कि जब भी हम लोग कोई भी लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जब भी हम कोई लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिया गया है, भारत का संविधान, जो कि मैं आज ही आपको करवाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग बहुत डिटेल के अंदर करेंगे ये चैप्टर स्टार्ट, और मान के चलो स्टूडेंट की कम से कम हमें इस चैप्टर को करने में 18 से 20 घंटे लग जाएंगे। सर आप तो हमें फाउंडेशन लेवल पे, मतलब कि जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है, आप तो हमें इतना डिटेल में पढ़ाने वाले हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया मेरा चैलेंज है कि जितना मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, कोई भी आपको नहीं पढ़ाने वाला। 18 से 20 घंटे तो कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। आपके दिमाग में एक बार ये आएगा कि सर आप इतनी डिटेल में क्यों पढ़ाओगे, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि आपको रैंक स्कोर करना है, रैंक लेके आना है, इसलिए मैं डिटेल के अंदर आपको पढ़ाऊंगा और आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और जितनी अच्छी आपकी फाउंडेशन होगी तो आगे चल के आप लोगों को मजा उतना ही आने वाला है लॉ के अंदर, और बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो नॉलेज का भंडार आपके पास आने वाला है। तो चलते हैं आगे। दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर जनरल लॉस भी है। जनरल लॉस की बात करूं तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। इसकी भी बात करूं स्टूडेंट्स तो कम से कम मान के चलो को ये भी हम बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। कम से कम इसमें भी आपको 15 घंटे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको लग जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। टॉट की बात करें, लॉ ऑफ टॉट, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो आईसीएसआई का एक खुद का एक्ट बना हुआ है। तो आईसीएसआई एक एक्ट बना हुआ है 1980। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो हम लोग कहते हैं जो आईसीएआई है वो एक स्टैचुरी बॉडी है। आईसीएआई क्या बोलते हैं हम लोग, एक स्टैचुरी बॉडी है। तो मैं जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक डिफरेंस बिटवीन, मैं आपको बताऊंगा कि दो बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक स्टैचुरी बॉडी होती है। वैसे स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है जो कि इंप्लीमेंटेशन करती है लॉ का। तो मेरा यहाँ पे आज क्लास स्टार्ट करने से पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और स्टैचुरी बॉडी में और एग्जीक्यूटिव बॉडी में, इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको लिटिल बिट मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया।
हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। ऐसी बहुत सारी बॉडी है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। अब देखो ऐसा स्टूडेंट क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर सरकार है और सरकार अपनी बदमाशी करती है, ठीक है जी, सरकार अपना राज चलाती है। तो आए दिन आप देखते हो कि सरकार लॉ के अंदर चेंजेस करती रहती है। अब अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं तो सरकार क्या करती है, लॉ बनाती है और लॉ बना के अपनी बदमाशी चलाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सरकार छीन रही हो, या आपके फंडामेंटल राइट्स की हानि हो रही हो। तो उस केस के अंदर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की हेल्प ले सकते हैं और आप डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर मैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर किस तरीके से रिट पिटीशंस फाइल की जाती हैं। तो उसी तरीके से स्टूडेंट, जो हम भारत के लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं जो हम भारत के, तो हमारे लिए भी क्या है, एक बॉडी बनाई गई है जो हमारे राइट को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना रखी हैं। बाकी हम और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो मेरा पहली क्लास के अंदर आपसे क्वेश्चन है, और आप लोग इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और स्टैच्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हमें ICSI एक्ट पढ़ना है, और जब हम ICSI एक्ट पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार जो ये CS इंस्टीट्यूट है ना, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और स्टैच्यूटरी बॉडी के अंदर। बाकी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। स्टूडेंट, लास्ट हमारा यहाँ पे जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट है 2013। तो यहाँ पे हमें कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है, और बोला जाता है स्टूडेंट की जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसके ब्लड में होता है कंपनीज एक्ट। बट इसके अलावा और भी कॉर्पोरेट लॉस होते हैं, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट आप पढ़ने वाले हो। मतलब कंपनीज एक्ट तो अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में रखा गया, आगे चल के अगर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में जब आप आओगे तो और भी बहुत सारे लॉस आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, और बहुत ज्यादा आपको नॉलेज स्टूडेंट्स मिलने वाली है। तो आप लोग अपनी खिड़की दरवाजे सब खोल दो, और नॉलेज का महासागर आप लोगों के पास आने वाला है, और बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स लॉ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं चैप्टर नंबर 1 आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको तो पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था। वैसे हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था, पर स्टूडेंट्स इन्होंने अकेले नहीं बनाया था, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपने अपनी 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा। तो जब आपने अपनी 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा तो आपने उसके अंदर देखा होगा सेक्शन लिखा हुआ है। आप लोगों ने शेयर्स और डिवेंचर का चैप्टर भी किया था, उसमें अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी सेक्शन में बात हो रही थी। तो अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं, मैं आपके कंपनीज एक्ट की बात करूं, तो वहां पे हम लोग जो बात करते हैं वो सेक्शंस के अंदर बात करते हैं। पर अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे सेक्शंस नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स में लिखा गया है। अब स्टूडेंट दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार सेक्शन में और आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ गया कि सेक्शन और आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा बेसिक इंट्रोडक्शन का, कि बेसिक आपको क्या क्या पता होना चाहिए लॉ जब आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि आगे चल के जब आप CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगे तो वहां पे हमारे पास एक चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर हमें सिखाया जाता है कि लॉ कैसे पढ़ा जाता है। तो थोड़ा सा एक बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा उस लेक्चर के अंदर, तो वो सेपरेट लेक्चर मैं आपके लिए बनाऊंगा। अभी मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ाना है, तो मेरा सारा फोकस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रहेगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो टोटल 448 आर्टिकल्स इसके अंदर है। और अगर बात करें तो कितने पार्ट्स हैं इसमें, 25 पार्ट्स हैं। जैसे स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर है, अगर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो टोटल वहां पे 29 चैप्टर है और 29 चैप्टर को सेक्शंस में डिवाइड किया गया, टोटल 470 वहां पे सेक्शंस लिखे गए। बाकी कंपनीज एक्ट के अंदर 7 शेड्यूल्स हैं और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर देखोगे तो 12 शेड्यूल्स हैं। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ये क्यों बताया, तो स्टूडेंट आपके एग्जाम के अंदर पहला ही क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये बताओ जी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तीसरा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितने शेड्यूल हैं। तो यहाँ पे 3 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बाकी जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया करूंगा वो मैं सेपरेट वीडियो बनाया करूंगा जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड होगी, जिससे कि अगर किसी भी बच्चे को वो टॉपिक्स आते हो तो वो बच्चा देख सकता है कि यार मेरे को वाकई में वो टॉपिक्स आते हैं या नहीं आते। अभी के लिए मैंने आपको बस एक ग्लिम्स दे दिया कि यहाँ पे ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। तो अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके अंदर ये टोटल जो पार्ट्स हैं इसके वो 25 पार्ट्स हैं इसके। बट स्टूडेंट पहले जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था तो इसके अंदर 22 पार्ट्स में ये लिखा गया था, अब इसे बढ़ा के 25 पार्ट्स कर दिए। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप 25 टिक करके आओगे। उसके बाद स्टूडेंट बात करें यहाँ पे आर्टिकल्स की, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टूडेंट 395 आर्टिकल्स होते थे और अब टोटल जो आर्टिकल्स हो गए वो 448 आर्टिकल्स बना दिए। अब स्टूडेंट कई बार, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब के अंदर डालूंगा तो कई लोगों को बहुत नॉलेज होती है, वो कहते हैं यार आज भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोल के देखें तो 395 आर्टिकल्स हैं और यहाँ पे सर तो 448 आर्टिकल्स बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे नॉलेज दे दूं तो यहाँ पे स्टूडेंट आर्टिकल तो 395 ही है, बट अगर हम बात करें जैसे हमारे पास पार्ट 1 है, फिर उसके बाद पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे, इस तरीके से स्टूडेंट चलता रहेगा। और मान लेते हैं पार्ट 10 आ गया तो बीच बीच में क्या होता है, अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड कर दिया जाता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो जीएसटी, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना हुआ है स्टूडेंट। तो ये ऐसे नहीं आया और ये आपके सिलेबस के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बिल इसके लिए आया था जिसकी वजह से जीएसटी अमेंड हुआ और कौन सा एक्ट बनाया गया जिसकी वजह से हमने जीएसटी का कानून बनाया। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा जीएसटी जैसा लॉ हमारा हिंदुस्तान नहीं बना सकता था, इसलिए पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना पड़ा और जब भी हमें कोई भी चीज अमेंड करनी होती है तो उसका बिल हम पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल 122 हम बिल लेके गए थे पार्लियामेंट के अंदर और जब वो पास हुआ तो हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा जो बना वो 2016 बना और ये 101। तो यहाँ पे 101 ये आपके मैं सिलेबस के अंदर भी आपको दिखा दूंगा। अभी एक बार मैं आपको सिलेबस के अंदर दिखाता हूँ। अगर स्टूडेंट ये देखोगे ये आपका पहला ही चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आप आगे चलते चले जाओगे तो लास्ट में जहां पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है तो ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे लास्ट में इन्होंने लिस्ट बता रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग बार बार अमेंड करते गए और यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो मैंने 101 की बात की थी जहां से जीएसटी आया, तो ये आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये आपके एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये बताओ कि जो जीएसटी का लॉ आया था उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड किया गया था वो कौन से नंबर का था। तो वो नंबर आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट था 2016। तो स्टूडेंट ये हम लोग लास्ट में करेंगे चैप्टर के। दोबारा से चलते हैं वहीं पे।
तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको दिखाया जीएसटी के अंदर किस तरीके से यहाँ पे अमेंडमेंट की गई। तो स्टूडेंट इसी तरीके से क्या होता है, जो चैप्टर्स होते हैं वो बीच में अमेंड हो जाते हैं, और बीच में अमेंड हो के हमारे पास टोटल जो आर्टिकल है वो 448 हो गए। और जबकि हम देखें तो आर्टिकल तो 395 ही है, पर बीच में अमेंडमेंट करके हमारे आर्टिकल्स जो है वो बढ़ गए। तो कितने हो गए, 448 हमारे पास आर्टिकल्स हो गए। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, तो अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो पहले जो हमारे पास शेड्यूल थे, तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल थे, और फिर 4 शेड्यूल और बन गए, तो टोटल आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो वापस चलते हैं स्टूडेंट अपनी पीपीटी की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया कितने पार्ट्स के अंदर है, ये 25 पार्ट्स के अंदर है, और 25 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है 448 आर्टिकल्स में, और उसके अलावा 12 शेड्यूल इसके अंदर दिए गए। अब स्टूडेंट जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका प्रेम्बल पढ़ना होता है। सबसे पहले हमें उसका क्या पढ़ना होता है, प्रेम्बल पढ़ना होता है। तो हम लोग हमेशा, क्योंकि प्रेम्बल स्टूडेंट हमें उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताता है, उसका उद्देश्य बताता है कि ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये एक्ट बनाया गया है। चाहे फिर आप इनकम टैक्स एक्ट की बात करो या आप कंपनीज एक्ट की बात करो, किसी भी एक्ट की अगर आप बात करो तो स्टूडेंट आपको प्रेम्बल बहुत जरूरी है पढ़ना। तो आपको प्रेम्बल की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोग प्रेम्बल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम एक रफ रीडिंग करेंगे इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रेम्बल यहाँ पे लिखा गया है, एक बार रफ रीडिंग करेंगे और समझेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है। तो अगर आप मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स आपको भी बोलना है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आपको भी पढ़ना है, भले ही आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप भी पढ़ें। तो सबसे पहली लाइन स्टूडेंट क्या लिखी है, हाँ जी बोलो, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम जो भारत के लोग हैं, तो हम भारत के जो लोग हैं, कितने लोग हैं हम भारत में, हाँ जी हम भारत में कितने लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं स्टूडेंट्स हम लोग भारत के अंदर। तो हम 135 करोड़ लोग हैं जो भारत के अंदर, हम क्या कह रहे हैं, हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया। तो हम 135 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं। तो हम 135 करोड़ लोग कसम खा रहे हैं। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर 5 चीजें यूज की हैं स्टूडेंट्स, जो 5 चीजें हमें मिलेंगी एक सिटीजन ऑफ इंडिया को दी जाएंगी। सबसे पहले सोवरीन, इसको हम डिटेल में समझेंगे सोवरीन का मतलब क्या है। उसके बाद सोशलिस्ट, इसको हम डिटेल में समझेंगे सोशलिस्ट का मतलब क्या है। उसके बाद सेकुलर, इसको हम डिटेल में समझेंगे सेकुलर का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो ये पांचों वर्ड्स को स्टूडेंट्स हम ये लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले कि इन चीजों का मीनिंग क्या है। उसके बाद ये पांचों चीजें सिटीजन ऑफ इंडिया को दी जाएंगी, और ये पांचों चीजें कैसे मिलेंगी, जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, इक्वलिटी होगी और फ्रेटर्निटी होगी। तो ये हमें यहाँ पे 4 चीजें और बताई गई है। तो टोटल अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो 5+4 यहाँ पे टोटल मिला के 9 चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको समझनी है। तो एक बार इनको समझते हैं डिटेल के अंदर कि ये 9 चीजें हमसे क्या बोलना चाहती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रेम्बल है उसके अंदर टोटल 9 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। और मैं कहूंगा कि आपको ये लर्न भी होने चाहिए, आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन से ये 9 पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताए गए। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टूडेंट, सोवरीन का मतलब क्या होता है। टोटल ये 9 पॉइंट्स यूज किए हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिव का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो इन चीजों का क्या मतलब है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड यूज किया गया है स्टूडेंट, ये पहले नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में बनाया गया था उस टाइम पे ये नहीं था। ये जो वर्ड है ये 42nd मतलब कि 42
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया गया और इन 3 वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट किया गया, डाला गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को डाला गया। तो अब आगे डिटेल में स्टूडेंट एक एक करके सभी को समझते हैं अपनी पीपीटी के थ्रू। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया प्रेम्बल को, तो आपको मेरे साथ साथ ये पढ़ना है और फिर हमें इसे समझना है। तो एक बार आप इसे रीड करो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ये मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं इसलिए मैं दोबारा रीड नहीं कर रहा, मैं सीधे टॉपिक में आ जाता हूं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ बोलो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका, कि जो हम 135 करोड़ लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं। हम 135 करोड़ लोग कसम खा रहे हैं कि यार जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये सुप्रीम है भाई। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना भाई, वो सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप देखोगे आज जो हालात हैं स्टूडेंट, मैं भी ये घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अगर आप देखोगे आज जो हालात हैं कोरोना वायरस के चलते हुए, तो अगर आप देखोगे तो आज की डेट के अंदर आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और निकलना भी मना है आपको। तो ये हमारी जो एकता, हम सब मिलके, यहाँ पे मैं बोलूं तो अनेकता में एकता, मतलब कि हम सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। तो अगर हम सब लोग मिलके ये काम करेंगे तो ये बीमारी जल्दी से भाग जाएगी। तो ये सब हम किस चीज के अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, मतलब कि हमारी जो यूनिटी है और हमारी जो इंटीग्रिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग ये काम कर पा रहे हैं। और जिसकी हमने कसम खाई थी, और हमने कसम उस टाइम पे खाई थी 1950 के अंदर, और आज वो कसम 135 करोड़ लोगों के ऊपर भी स्टूडेंट्स अप्लाई होती है, क्योंकि हम लोग अपने भारतीय संविधान को अपना आईना मानते हैं और हम मानते हैं कि यार हमारी पर्सनल लाइफ, मतलब कुछ भी हो, सबसे ऊपर जो है वो हमारा भारत देश है, सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत मजा आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल को पढ़ते हुए। आप बस मेरे साथ साथ इस तरीके से बोलते चले जाओ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो हम 135 करोड़ लोग हैं आज की डेट के अंदर, जो 135 करोड़ भारतवासी है, तो हम लोग ये कसम खा रहे हैं कि भाई जो हमारा भारत का संविधान है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर 5 चीजें इन्होंने यहाँ पे यूज की। तो सबसे पहली चीज देखो, हमें जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको क्या क्या यहाँ पे बताई गई है, उनके लिए चीजें। सबसे पहला जो यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट लिया गया है, सोवरीन यहाँ पे पॉइंट लिया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं सोवरीन का मतलब क्या होता है। हाँ जी, आप लोग मुझे बताएं, कमेंट में आप कमेंट करें, आप मुझे बताएं सोवरीन का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं सोवरीन का मतलब क्या होता है। सोवरीन का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमारी कंट्री है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो जो चाहेगी वो डिसीजन लेगी। ठीक है जी, कोई भी उसको, जैसे यूनाइटेड नेशन है और अपना ये क्या बोलते हैं WHO बना हुआ है, और आजकल आप सुन रहे हैं कि अमेरिका भी हमसे हेल्प मांग रहा है और बहुत सारी कंट्रीज बड़ी बड़ी हमसे हेल्प मांग रही हैं। ठीक है जी, आपको न्यूज मिल गई होगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास रखी गई है, वो हमारा डिसीजन है कि हम क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सोवरीन का और थोड़ा सा डिटेल में मतलब जाने तो नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे देखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को लेके रखते हैं। मतलब अभी आपने देखा, अगर मैं इसको लिंक करूं अभी प्रेजेंट सिनेरियो से, तो आपने देखा कि जो हमारी मलेरिया की मेडिसिन है तो वो बहुत काम आ सकती है। ये जो हमारी बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, इसके लिए काम आ सकती है। तो अमेरिका ने भी बहुत ऑर्डर किया और भी बहुत सारी कंट्री से हमारे पास क्या है उसके लिए ऑर्डर्स आए। पर सबसे पहले हमारी कंट्री को क्या है, हमारी जो कंट्री के लोग हैं 135 करोड़ लोग हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट को लेके ये डिसीजन लेना होगा। तो अगर वो उनके नेशनल इंटरेस्ट को लेके डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मान रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है सरकार जो चलाने वाले लोग हमने पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट असेंबली में भेजे हैं, वो हम ही लोगों ने स्टूडेंट्स इलेक्ट करके, वोटिंग करके उनको वहां पे भेजा है, और वो लोग हमारे बिहाफ में, जनता के बिहाफ में वहां पे काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे सोवरिन का मतलब कि वो लोग हमें क्या है, जस्टिस दिलाएंगे, और अगर वो लोग हमें जस्टिस नहीं दिलाएंगे तो उस केस के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट बना रखी है, हाई कोर्ट बना रखा है, ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं जो बना रखी हैं, तो हम लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट कहने के लिए सरकारें हिंदुस्तान के अंदर राज करती हैं, सरकारों की बदमाशी इंडिया में चलती है, बट देखा जाए तो 135 करोड़ लोग जो हैं वो सबसे बड़े बदमाश हैं इस कंट्री के अंदर। जो वो चाहेंगे स्टूडेंट वही होगा, और वो ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चाहेंगे, हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप वर्ड देखेंगे तो सोशलिस्ट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सोशलिस्ट का क्या मतलब है? हाँ जी, आप मुझे बताओ सोशलिस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सोशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी कंट्री है, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा, वो हमेशा सोशलिस्ट रहेगा। वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि यार ये अमीर है ये गरीब है तो इस तरीके से काम किया जाए, इस तरीके से कोई काम नहीं किया जाएगा, हमेशा सोशलिस्ट होकर काम किया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे तो हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। कौन सी इकोनॉमी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल है। और इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो बैंकिंग सेक्टर। अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर भी है और आपका पब्लिक सेक्टर भी है और फॉरेन बैंक्स भी आप लोग उसके अंदर आ गए हैं। बाकी स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सोशलिस्ट का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब है कि सोशलिस्ट होके मतलब पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सारे यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड है सेकुलर। तो सेकुलर का मीनिंग यहाँ पे क्या है? हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो सेकुलर वर्ड का जो मीनिंग है उसका मतलब है स्टूडेंट कि स्वर्ग धर्म, मतलब कि जो सबसे ऊपर है वो हमारा धर्म है। मतलब कि हम किसी भी धर्म के अंदर यहाँ पे भेदभाव नहीं करते स्टूडेंट, सारे धर्म हमारे लिए क्या है? समान है। सारे धर्म हमारे लिए क्या है? इक्वल है। उसके बाद चाहे वो सर स्टूडेंट हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ठीक है जी, सिख हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, तो वो हमारे लिए क्या है? सेकुलर है। मतलब कि सारे धर्म क्या है? स्वर्ग मतलब कि सुप्रीम है। हर धर्म क्या है? स्वर्ग धर्म संपूर्ण है। मतलब कि जो भी धर्म जिसने लिया है वो सर्वोत्तम माना जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? अगर डेमोक्रेटिक की स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन होता है। मतलब कि जो सरकार पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है या जो स्टेट असेंबली में बैठी हुई है स्टूडेंट, उसको हम इलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये भारत का संविधान हमें राइट दे रहा है, क्योंकि अगर ये भारत का संविधान हमें राइट नहीं देता तो स्टूडेंट ऐसा हम नहीं कर पाते। तो भारत का संविधान हमें राइट दे रहा है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और जिसकी सरकार बनती है वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टी उसमें अपना एक मुखिया चुनते हैं जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और उसकी अपनी कैबिनेट होती है। तो आप इसके अंदर और डिटेल में आगे चल के स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि जो हमारी कंट्री का प्रधानमंत्री है वो अकेले सारे डिसीजन नहीं लेता, वो अपनी मिनिस्ट्री से पूछता है। और बहुत सारी आपने सुना होगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत सारे डिसीजंस लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे समझते हैं, रिपब्लिक का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का स्टूडेंट मतलब है गणतंत्र। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया के अंदर एक गणतंत्र है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन करते हैं। तो जितने भी हम 135 करोड़ लोग हैं तो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया वाले लोग क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं।
अब स्टूडेंट ये पांचों चीजें यहाँ पे सिक्योर की गई हैं एक इंडियन सिटीजन को, तो किस तरीके से ये पांचों चीजें सिक्योर की गई हैं उसके लिए हमें तीन चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि हमें पूरा जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी मिलेगी। तो इन चीजों के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा हमने 5 पॉइंट्स किए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हमने इन पांचों वर्ड्स को समझा। अब ये इंडियन सिटीजन को ये पांचों चीजें कैसे मिलने वाली हैं, तो यहाँ पे 4 चीजें बताई हैं, इनसे हमारी ये पांचों चीजें सिक्योर्ड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग जस्टिस के बारे में देखेंगे और फिर लिबर्टी और आगे चलते चले जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट जस्टिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस के अंदर 3 वर्ड यूज किए गए हैं। स्टूडेंट हमारे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि जस्टिस के अंदर कितने वर्ड यूज किए गए, कौन से वर्ड हैं जो वो यूज किए गए। तो स्टूडेंट वो वर्ड है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सबसे पहले स्टूडेंट आप जस्टिस, आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि जस्टिस का मतलब क्या है। तो जस्टिस क्या है, सोशल, मतलब कि यहाँ पे रिलीजन, कास्ट और बर्थ के बेस पे जस्टिस नहीं होगा स्टूडेंट। जो जस्टिस होगा, चाहे मैं हूं, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे आप हैं, तो सबके लिए जस्टिस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल का मतलब क्या है कि रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके और बर्थ को लेके और भी कई चीजें, उनको लेके यहाँ पे जस्टिस नहीं किया जाएगा। जस्टिस यहाँ पे जो मिलेगा, कानून की नजर में हर आदमी क्या है, बराबर है, फिर चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इकोनॉमिक की बात करें स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक में वही बात करता है कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर कल टाटा की कंपनी में या मुकेश अंबानी की कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की जॉब निकलती है और आप कंपनी सेक्रेटरी हो, तो स्टूडेंट आप भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आपका ये राइट कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। यहाँ पे सभी के लिए हमारे भारतीय संविधान के अंदर सभी के लिए जस्टिस इक्वल रखा गया है। पॉलिटिकल अगर स्टूडेंट बात करें तो पॉलिटिकल का यहाँ पे वही मीनिंग निकल के आता है कि जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, सबके पास क्या है, राइट है, वो जस्टिस ले सकते हैं, उन्हें कोई जस्टिस डिनाय नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ जाता है लिबर्टी। तो लिबर्टी से आप क्या समझते हैं? थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीव है, फेथ है, वर्कशिप है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स थॉट और एक्सप्रेशन, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है स्टूडेंट, जो हम बोलना चाहें वो हम बोल सकते हैं। नो डाउट कि जब हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वहां पे स्टूडेंट्स बताई गई हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पे कि हमारे पास फ्रीडम दिया गया है कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग प्रोफेशन भी कर सकते हैं। पर जब तक स्टूडेंट आप डॉक्टर का प्रोफेशन कर रहे हैं तो पहले आपके पास, अगर आप डॉक्टर का प्रोफेशन कर रहे हैं तो पहले आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर आप कंपनी सेक्रेटरी है और आप कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास सीएस की डिग्री होनी चाहिए। आप चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। तो कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगाई गई है। जैसा अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास तो ये भी राइट है, फ्रीडम है हमारे पास कि हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। बट अगर अभी आप देखोगे इस बीमारी के चलते हुए हमारे घूमने के ऊपर एक लक्ष्मण रेखा हमारे घर के बाहर मोदी जी ने खींच दी है, तो हम लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हो। और हम लोग खुद भी नहीं जा रहे क्योंकि हम लोगों ने कसम खा रखी है, क्योंकि हमारा जो संविधान कहेगा, हमारा संविधान सबसे ऊपर है, तो हम लोग अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। बिलीफ्स का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट रिलीजन। तो अगर आप किसी भी धर्म के अंदर विश्वास रखते हो तो आप उस रिलीजन को मान सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी धर्म को मानना चाहें। और स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने बना रखा है और आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे धर्म है।
तो कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो किसी भी चीज की क्या है, पूजा कर सकता है, जैसे मर्जी चाहे पूजा करना चाहे वो पूजा कर सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास इक्वलिटी है, और हमने इसके बारे में ऑलरेडी भी डिस्कशन किया कि इक्वलिटी का मतलब क्या है, स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मतलब कि स्टूडेंट जितने भी 135 करोड़ लोग हम भारतवासी हैं, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा आदमी है तो उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप देखोगे हमारे सामने तो लाइव एग्जाम्पल थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो अगर आप देखोगे तो कितने गरीब घर से थे वो, और उसके बाद वो हमारी कंट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने और हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे स्टूडेंट्स। उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनको तो हम लोगों ने देखा भी नहीं, जिन्होंने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, और उनके साथ वैसे बहुत सारे लोगों ने और भी पार्टिसिपेट किया, सब लोगों ने मिलकर लिखा। पर स्टूडेंट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, अगर आप पढ़ोगे उनके बारे में तो दो पीएचडी की डिग्री उनके पास है। इंडिया में भी उन्होंने पीएचडी की और बाहर से भी वो पीएचडी करके आए, और जबकि वो दलित समाज से थे, मतलब कि एक बहुत ही पिछड़ी जाति से थे, तो भी देखो वो इतने, और पहले अगर मैं बताऊं आपको, पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर उन्हीं को बनाया गया था। तो लॉ एंड जस्टिस की जो मिनिस्ट्री थी उसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैठे थे उस कुर्सी पे। ठीक है जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, हम ये एश्योर करेंगे कि हर इंडिविजुअल की अपनी क्या एक डिग्निटी है, तो हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूं यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ ऑफ द नेशन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेटर्निटी का मतलब अनेकता में एकता, और हम सबके अंदर भाईचारे की भावना रहेगी, हम सब एक रहेंगे, तो जाके स्टूडेंट्स जो हमारे सामने अभी प्रेजेंटली बीमारी चल रही है हम उसको भी भगा पाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको फ्रेटर्निटी का मतलब बताया, अनेकता में एकता, और हम सबके अंदर भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो ये जो बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ये बनके तैयार हो गया था, ये एक कानून बन गया था, ये एक एनेक्टमेंट बन गया था। पर आपको पता होगा ये इनफोर्स आने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि और भी बहुत सारे चीजें थी, संशोधन थे, अमेंडमेंट्स थी जो हमें करनी थी, और कई चीजें अभी इनकम्प्लीट थी। तो हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो स्टूडेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बन के तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को वो बन के तैयार हो गया था, और ये इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। इसलिए अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो डेट जो है वो 26 ही रखी गई है जनवरी के अंदर, और आपको पता ही है 26 जनवरी को 1950 को हम लोग 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेम्बल बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इस प्रेम्बल को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप सब भारत के नागरिक हैं, और मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 2 से 3 बार इस प्रेम्बल को दोबारा से पढ़ें, क्योंकि जितने भी भारतवासी हैं सभी लोगों को अपना प्रेम्बल आना चाहिए। और ऐसा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि क्या हम अपना पूरा प्रेम्बल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट आप प्लीज कमेंट करें कि क्या हम लोग 135 करोड़ लोग अपना प्रेम्बल हम लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम लोग इसका कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, चलते चलते यहाँ पे थैंक यू बोलने से पहले मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आगे मैंने आपको एक अनाउंसमेंट और करनी है यहाँ पे कि मैं आपको जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू की मैं आपको सेपरेट वीडियो यहाँ पे दूंगा, प्लस जो आपके बाकी के पेपर हैं वो भी मैं वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, वीडियोस के रिगार्डिंग,
एमसीक्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, या मैं नेक्स्ट लेक्चर कब डालने वाला हूं। तो स्टूडेंट जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।